बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आपका इंस्ट्रक्टर इब्रार अहमद और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो वी हैव अ इंट्रो क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जिन बातों के ऊपर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली नंबर वन क्वेश्चन दैट अराइजेस कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं और जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो है क्या। देखिए, आपका ताल्लुक किसी भी कैटेगरी से हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एमडी केट से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ई केट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीएसटी या फिर आप जेएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो कोई भी कैटेगरी हो, वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए, सो आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये सारी कैटेगरी को पूरा कर देगा। और हम इस तरह से अपने कोर्स को चलाएंगे कि जो भी बच्चा होगा, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, या फिर एक एडवांस लेवल पर पढ़ रहा है, सो उसकी ये सारी चीज़ें कवर होगी। क्योंकि कुछ बच्चों का ये गिला होता है कि सर हमें बेसिक से पढ़ाएं, कुछ का ये होता है कि हमें एडवांस से पढ़ाएं। तो मैं इस तरह चलूँगा कि हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बेसिक से एडवांस सब जो आइडियाज़ हैं वो भी इंशाल्लाह सारे साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। देखिए, आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस, पाकिस्तान स्टडी, बायो वगैरह वगैरह, सो आप डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इंग्लिश भी पढ़ते होंगे। लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश को एज आ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। देखिए, जिस तरह आपने सिंधी सीखी, जिस तरह आपने उर्दू सीखी, जिस तरह आपने सराइकी, पश्तो, बलोची, डिफरेंट ज़बानें सीखी हैं, इंग्लिश भी वही चीज़ है। इंग्लिश भी वो एक ही ज़बान में से है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे एज अ सब्जेक्ट समझते हैं, और जिसकी वजह से हमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है इंग्लिश को समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना। सो अगर इंग्लिश को लैंग्वेज समझा जाए, सो मैं कहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बोलने में, ना सुनने में, ना समझने में, ना पढ़ने में, ना लिखने में। सो इंग्लिश को हम एज अ लैंग्वेज समझेंगे, ना कि एज अ सब्जेक्ट। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर। अब ग्रामर है क्या, चलिए समझते हैं। ग्रामर भाई, सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट मेक्स इट मीनिंगफुल। डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा, पहले एग्जांपल समझिए। देखिए, जब आप कार चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये समझते हो कि भाई क्लच क्या होता है, एक्सीलरेटर क्या होता है, ब्रेक्स क्या होती हैं, स्टीयरिंग क्या होता है, गियर क्या होता है, और कहाँ पे यू टर्न लेना है, कहाँ पे क्रॉस करना है, कहाँ पे रुकना है। सो ये चीज़ें समझते हैं, तभी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। इसी तरह ग्रामर क्या होती है? ग्रामर एक वो सेट ऑफ रूल्स होता है जो आपको लैंग्वेज के बारे में बताता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसके कानून को सीखना लाजमी होता है, उसके रूल्स को समझना लाजमी होता है, तभी हम वो सीख पाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इसी तरह लैंग्वेज को सीखने के लिए भी हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस को समझना होगा। अब ग्रामर करती क्या है? ग्रामर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होती है। ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज के। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल है भाई, वो हमें रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि किस तरह चलना है, किस तरह, कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे वर्ब लगाना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हमें कौन बताता है? ये ग्रामर बताता है। सो बेसिकली वो सेट ऑफ रूल बताता है कि भाई इसके तहत आपने चलना है, और अगर इसके तहत चलोगे तो सही होगा, नहीं चलोगे तो ख़राब होगा। सो लैंग्वेज सेट ऑफ रूल्स है जो कंट्रोल करता है किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, और उसे क्या बनाता है? मीनिंगफुल बनाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि ड्राइव्स कार क्या इसको समझने के बाद आप
कह सकते हैं कि भाई मुझे तो समझ आया है या नहीं आया, बताइए ज़रा मुझे भी ये कि ड्राइव्स कार ही अ, क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है या नहीं? क्यों नहीं दे रहा? वजह क्या है? देखिए, वजह सबसे पहले ये है कि कोई भी लैंग्वेज हो बेटा, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, वो कहता है कि भाई पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए और फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। उर्दू का स्ट्रक्चर ये है, वो कहता है कि भाई पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर वर्ब चाहिए। ये है उर्दू का और ये है इंग्लिश का। अब ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, ये उर्दू का स्ट्रक्चर है। देखिए, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। जबकि उर्दू के स्ट्रक्चर में पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब एंड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जिस तरह उर्दू लिखी है वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो प्रॉपर्ली ट्रांसलेट कर नहीं पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, और वो सेंटेंस का ये काम करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस है कि ही ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाता है। अब ही ड्राइव्स अ कार, अब ही सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स वर्ब हो गया और कार ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा था कि जो सेट ऑफ रूल्स है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो है SVO पे चलता है, कि इसको अगर फॉलो करोगे, जो SVO सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी पैटर्न से आएंगे। पहला नंबर सब्जेक्ट का, दूसरा वर्ब का और तीसरा ऑब्जेक्ट का। अगर हम इस तरह कर दें कि भाई फॉर एग्जांपल वर्ब पहले आ जाए, ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट आ जाए, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो ही खराब हो गया। सो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो अगर ग्रामर के रूल्स को बेटा पढ़ना है, समझना है, तो पहले स्ट्रक्चर को समझना होगा। स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सो ये हमें कौन बताता है? ये हमें ग्रामर बताती है कि इस तरह आपने चलना है और इसी स्पीड में चलना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगली स्लाइड है हमारे पास, सेंटेंस को समझते हैं पहले बेटा, कि सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अब सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या है, कह रहा है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट एंड यूजुअली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कि सेंटेंस क्या होता है कि a group of words that gives us complete meaning and a complete sense, जो हमें complete meaning दे और complete sense दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहा जाता है। आम लफ्ज़ों में कहा जाए कि भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर SVO हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। She is reading a book. She is a subject here, is reading verb here, a book object here, complete meaning और complete sense दे रहा है कि she is reading a book, वो बुक किताब पढ़ रही है। सो यहाँ पे complete sense भी मिल रहा है, complete meaning भी मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं। The sun rises in the east, सूरज मशरिक से निकलता है। The sun subject here, rises verb here, the east object here। सो यहाँ पर भी complete sense and complete meaning मिल रही है हमें। ठीक हो गया? अच्छा, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सेंटेंस क्या है? ग्रामर का, लैंग्वेज का वो हिस्सा जो हमें कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अगले चलते हैं बेटा। अच्छा, अब जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और नंबर 2 जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? आम लफ्ज़ों में बेटा, सब्जेक्ट वो होता है जो काम का करने वाला है किसी सेंटेंस के अंदर। किसी सेंटेंस के अंदर
जो काम करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे कि मैं कहता हूं कि शी प्लेज क्रिकेट। शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। कौन खेलती है? समझिए, कौन खेलती है? यहां पर काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर? शी प्लेज। कौन खेलती है? शी। सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा है वो कौन है? वो शी है। जो काम कर रहा है बेटा, आम लफ्जों में उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा है वो आपका क्या है? वो आपका प्रेडिकेट है। देखिए, अगर शी प्लेज होता तब भी ये प्रेडिकेट है, अगर शी प्लेज क्रिकेट होता तब भी ये प्रेडिकेट है। मतलब रिमेनिंग पोर्शन एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को निकाल के जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा क्या है आपका? वो प्रेडिकेट होता है। अच्छा, अब जैसे कि आपने समझा सब्जेक्ट क्या था जिसको हमने कहा कि भाई डू और ऑफ एक्शन, जो काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अहमद किक्ड अ बॉल। अहमद किक्ड अ बॉल, अहमद ने बॉल को किक किया। सो यहाँ पर किसने किक किया? अहमद ने किया। तो अहमद आपका क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपको परेशानी होती है, समझ नहीं आ रहा कि सर ये बताइए कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सो उसके लिए आसान तरीका ये है बेटा, व्हाट एंड हु। जिस चीज़ का, जिस वर्ड का आंसर व्हाट और हु में आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। कैसे? मैं कहता हूँ कि शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। अगर मैं इसको लिखूँ कि हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, क्या शी का आंसर हु में आ रहा है? शी का आंसर हु में आ रहा है। अगर शी का आंसर हु में आ रहा है तो दैट मीन्स कि शी आपका क्या हो गया? शी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है, आपको सब्जेक्ट तो बचल गया कि भाई सब्जेक्ट किस तरह आइडेंटिफाई कर, अगर ऑब्जेक्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है तो ऑब्जेक्ट भी आप इसी कैटेगरी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट और हु की जगह आपका आ जाएगा होम। जैसे कि मैं कह रहा हूँ शी प्लेड व्हाट, यहाँ पे मैंने लिखा शी प्लेड क्रिकेट। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ शी प्लेड व्हाट, वो क्या खेलती है? शी प्लेड व्हाट, वो क्या खेलती है? वो क्रिकेट खेलती है। सो व्हाट का आंसर क्रिकेट में आ रहा है या क्रिकेट का आंसर व्हाट में आ रहा है, सो दैट मीन्स कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और हु कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? भाई जो चीज़ लिविंग हो उसके लिए आप हु यूज़ करेंगे, जो चीज़ नॉन लिविंग हो तो उसके लिए आप व्हाट का यूज़ कर लेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो फिर ऑब्जेक्ट में हो। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग में आता है तो फिर आप हु की जगह होम यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट और हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट, ये हमने दोनों समझ लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि अहमद किक्ड अ बॉल, अहमद ने बॉल को किक किया। हु किक्स, किसने किक किया? अहमद ने किया। तो अहमद का जो आंसर है वो किस में आया? हु में आया या नहीं आया? सो अहमद आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, ही इज़ अ डॉक्टर, अगर ही की जगह मैं हु लिख दूं, हु इज़ अ डॉक्टर, तो हु का आंसर आपका किस में आ रहा है? ही में आ रहा है। सो ही इज़ आल्सो अ सब्जेक्ट। ठीक है। अगर मैं कहूँ द कार मूव्स एट हाई स्पीड, कार हाई स्पीड पे मूव करती है। व्हाट मूव्स एट हाई स्पीड, क्या मूव करती है? द कार। सो द कार इज सब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरह ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ रेसिपेंट ऑफ द एक्शन, बेटा जिसके ऊपर एक्शन होता है या जो अफेक्टेड होता है, जिसके ऊपर काम का असर होता है, दूसरे लफ्ज़ों में उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार। सो वो कार चलाता है। बेटा काम का असर, जैसे कि मैंने बताया कि भाई काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो चलाता है। कौन चलाता है? वो चलाता है। सो ही सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वो क्या चलाता है? वो कार चलाता है।
मतलब काम का जो असर हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो कार पर हो रहा है, वो कार पर हो रहा है। सो कार पर जो असर होगा, जिस चीज़ पर असर होगा, वो आपका आम लफ्ज़ों में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, किस तरह पता चले कि ऑब्जेक्ट है? उसका आंसर भी व्हाट में और होम में, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि उसका आंसर भी व्हाट और होम में आएगा। जैसे कि ही ड्राइव्स अ कार, अगर मैं कहूँ ही ड्राइव्स व्हाट, क्योंकि कार नॉन लिविंग है तो उसके लिए व्हाट इस्तेमाल कर लेंगे, अगर लिविंग थिंग होगी कोई तो हम उसके लिए हु की जगह होम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि ही ड्राइव्स व्हाट, ही ड्राइव्स अ कार, तो कार का आंसर व्हाट में आ रहा है। या दूसरी जगह मैं कहूँ माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, सो मैं कह रहा हूँ कि माई मदर लव्स होम, किसको प्यार करती है, होम का आंसर मी में आ रहा है, तो मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा हिस्सा जो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो आपका क्या है बेटा, वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, देखिए वर्ब होता है कि आम लफ्ज़ों में इसको कहते हैं, बचपन से ही हमें सिखाया गया कि भाई जो चीज़ एक्शन दिखाती है, या आम लफ्ज़ों में कहा जाए कि ऐसा काम जिसके अंदर हमारी बॉडी मूवमेंट हो, वो वर्ब है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट हम उनके लिए कहते हैं कि जिसके अंदर एक्शन दिखाया जाए। एक्शन वर्ब्स वो होते हैं हमारे कि जिसके अंदर हमारी बॉडी मूवमेंट हो। भाई वर्ब वो है कि जो हमें एक्शन दिखाए, स्टेट दिखाए, और एक और चीज़ जो हमें पोजीशन के बारे में बताए, जो हमें पोजीशन के बारे में बताए, उसे भी हम वर्ब ही कहते हैं। सो वर्ब क्या होता है कि जो हमें एक्शन दिखाता है, या स्टेट दिखाता है, या फिर पोजीशन दिखाता है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। मैं कह रहा हूँ ही ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाता है। क्या चलाता है, कार चलाता है। अब बेटा जो चीज़, जो काम यहाँ पर हो रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर, आम लफ्ज़ों में वो वर्ब है। ही वो चलाता है, क्या चलाता है, कार चलाता है। बेटा यहाँ पर क्या करने का काम हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है। जो काम हो रहा है वो आपका वर्ब हो गया, ही ड्राइव्स अ कार। सो यहाँ पे जो ड्राइविंग हो रही है उसके लिए आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, तो जिस चीज़ के लिए आपकी बॉडी मूवमेंट होगी तो वो आपका क्या होगा, वो एक्शन होगा। वो आम लफ्ज़ों में उसको कहेंगे हम एक्शन, क्योंकि उसके अंदर हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है। दूसरा, ही इज़ अ ड्राइवर, या ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर। सो वहाँ पर हम स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पे ही इज़ अ ड्राइवर, वो एक ड्राइवर है। सो यहाँ पे जो स्टेट बता रहा है वो क्या है आपका, इज़, यहाँ पे एज अ वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। तीसरा, पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, मैं कहता हूँ कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सो यहाँ पर वर्ब क्या हो सकता है, यहाँ पे हैव वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि हैव पोजीशन के बारे में, मिल्कियत के बारे में बता रहा है कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सो जब हम मिल्कियत के बारे में बताते हैं, सो एज अ हैज़ या हैव हो गया, तो तब हम इनको एज अ वर्ब के तौर पर डील करते हैं। सो एक्शन की बात हो, या फिर वर्ब की बात हो, या फिर पोजीशन की बात हो जनाब, वो हमारे आम लफ्ज़ों में क्या होंगे, वर्ब होंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।